हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, यानी कि बिहार बोर्ड वालों के लिए। यहाँ पे हम लोग साइंस का MBBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे 2024 में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आज ये इस क्लास में जो है ना दोस्तों, हम लोग टोटली 80 यानी कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 80 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 2024 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे, तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना दोस्तों विज्ञान का यहाँ पे वायरल प्रश्न को पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 की बोर्ड एग्जाम में 100% है। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है, ठीक है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना साइंस का MBBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चन है स्पेशली 2024 के लिए, ठीक है। तो क्लास काफ़ी रामबाण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि जिस भी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश स्रोत कहेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। और दोस्तों, ये प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ललटन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सभी क्या हो गया दोस्तों, प्रकाश स्रोत के उदाहरण है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि प्रकाश की चाल जो है दोस्तों किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो निर्वात या शून्य में जो है ना दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, जो स्पीड होती है ना, सबसे कम होती है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया प्रकाश स्रोत, या फिर किरण पुंज, या फिर प्रदीप्त, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं, जो प्रदीप्त वस्तु होते हैं ना दोस्तों, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं, ठीक है, बल्ब हो सकते हैं, जलता हुआ बल्ब हो सकते हैं, ये सभी प्रदीप्त वस्तु होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किरण आरेख कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, फोकस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण या लेंस पे आपतित होती है, तो अपवर्तन या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है ना दोस्तों, वो क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। और दोस्तों, लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, 2024 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह अभिसारित करती है, यानी कि जमा करती है। और दोस्तों, जो अवतल लेंस होते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो लेंस होते हैं ना दोस्तों, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो 2 होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेंस के कितने फोकस होते हैं दोस्तों, लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। और जो दर्पण का जो केंद्रीय बिंदु होता है ना दोस्तों, क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसे हम लोग पोल भी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव या पोल। और यहाँ पे लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए। ये सभी प्रश्न जो ना MBBI है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। और दोस्तों जो अवतल लेंस होती है ना, इसकी क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जो सर्च लाइट होता है ना, इसका जो परावर्तक सतह होता है किस दर्पण का बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो होती है ना उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण का बना होता है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताते हुए चलिएगा। तो फ्रेंड ये जो होता है ना उत्तल दर्पण का बना होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर जो है ना दोस्तों किसका उपयोग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये जो अवतल दर्पण होते हैं ना दोस्तों, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि जो नाक गले कान होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, इसको बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, जो दांत होते हैं इसे बड़ा करके दिखाते हैं। और दोस्तों इसे हम लोग क्या कहेंगे, ENT। जो ENT डॉक्टर होते हैं, आँख का नाक का डॉक्टर, वो लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि जो वाहन होते हैं दोस्तों, वाहन के साइड मिरर में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दोस्तों हम लोग घरों में ऐनक के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जिस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे नियम पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, तो पहला नियम क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लम्ब होता है ना, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम ये होता है दोस्तों, किसी मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए लेंस बनाने के लिए हम लोग किस किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। जल का करते हैं, कांच का करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे प्लास्टिक का करते हैं। लेकिन ये मिट्टी का उपयोग जो है ना दोस्तों लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है ना दोस्तों, ये किसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो होते हैं ना V/U के बराबर होते हैं। यानी कि जो M होते हैं दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, V/U के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, M बराबर क्या होता है, V/U होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं
जो मतलब जो आवर्धन होते हैं ना दोस्तों, इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यानी कि ये मात्रक विहीन राशि है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो लेंस होता है ना, लेंस के केस में जो मतलब आवर्धन होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, ऋणात्मक या फिर धनात्मक होते हैं। अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए। किसी भी मीडियम में जो अपवर्तनांक होती है दोस्तों, इसका जो मान होता है ना, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, स्नेल्स लॉ कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे। कहने का अर्थ है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो प्लेन मिरर होते हैं ना दोस्तों, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, जो आपका समतल दर्पण होते हैं ना दोस्तों, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है दोस्तों, काल्पनिक तो बनता है, बराबर बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन होते हैं ना, इसका जो एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम आपको पहले ही बताए दोस्तों, किसी भी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होते हैं, जो मैग्नीफिकेशन होते हैं ना, इसका कोई भी एसआई यूनिट नहीं होते, यानी कि ये मात्रक विहीन होते, यूनिट लेस होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वाहनों के साइड मिरर, जिसे हम लोग पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, वो जो है ना दोस्तों, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो इस दर्पण का नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड वो जो होते हैं ना दोस्तों, वाहनों के साइड मिरर, यानी कि पीछे देखने का जो दृश्य होता है, उसको हम लोग किस दर्पण में देखते हैं, जो दोनों तरफ लगा होता है किसी भी वाहन में, जैसे कि बाइक ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 4 चक्का ले लीजिए, कोई भी गाड़ी ले लीजिएगा दोस्तों, कोई भी वाहन ले लीजिएगा, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है दोस्तों, जिसे हम लोग पार्श्व पक्ष दर्पण भी कहेंगे, तो वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, ये जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, कैसा बनता है दोस्तों, कैसा बनता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सीधा बनता है। और यहाँ पे क्या ऐसा बनता है दोस्तों, छोटा बनता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, आभासी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, काल्पनिक भी कहेंगे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, वक्रीय हो सकती है, ठीक है। यानी कि जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है दोस्तों, ये अंदर और बाहर दोनों की तरफ वक्रीय हो सकती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ क्या होता है दोस्तों, वक्रीय हो, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अवतल दर्पण होते हैं ना दोस्तों, वो अंदर की तरफ क्या होते हैं, वक्रीय होते हैं। यानी कि ये अंदर वाला भाग क्या होता है दोस्तों, धंसा हुआ होते हैं। और ये बाहरी भाग से हम लोग क्या करते हैं, जिसको उभरावा तल कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग रजितित कर देते हैं, यानी कि पॉलिश कर देते हैं। यानी कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो अंदर की तरफ वक्रीय होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, अवतल दर्पण होता है। और दोस्तों जो बाहर की तरफ वक्रीय होगा ना दोस्तों, कुछ इस प्रकार, तो वो कौन सा दर्पण होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वो होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। तो इसको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी, उसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो, बाहर का तरफ क्या हो दोस्तों, कर्व हो, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों। तो बाहर की तरफ कर्व होगा ना दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, देखिएगा बाहर की तरफ कर्व है ना दोस्तों, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, उत्तल दर्पण कहलाएगी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं वही आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं यानी कि पोल कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो परितारिका कहेंगे, ठीक है। और दोस्तों नेत्र का जो रंगीन भाग होता है दोस्तों वो कौन होता है दोस्तों, परितारिका ही होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है, ठीक है, जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि परितारिका नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड ये जो परितारिका जो कंट्रोल करती है ना दोस्तों, ये किसको कंट्रोल करती है, तो पुतली के साइज को कंट्रोल करती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है इसको नियंत्रित कौन करती है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल जो करती है ना दोस्तों, कौन करती है, तो पुतली करती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, ठीक है। वृहद संख्या में प्रकाश जो सुग्राही कोशिका होती है ना दोस्तों कहाँ पे होती है, और रेटिना पे या फिर कॉर्निया में या फिर परितारिका में या फिर पुतली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और रेटिना में। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, और रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करती है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये विद्युत सिग्नल जो है ना दोस्तों कौन उत्पन्न करती है, तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ दोस्तों आप क्लास को जो है ना बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए चलिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। और यहाँ पे इसका PDF जो है ना फ्री में देंगे अपने वेबसाइट पर, जहाँ से आप PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिग्नलों की व्याख्या जो होती है ना दोस्तों कहाँ पे होती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मस्तिष्क में होती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, ये जो मस्तिष्क होते हैं ना दोस्तों, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला होता है आपका पश्च मस्तिष्क, दूसरा होता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क, और तीसरा होता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, यानी कि जो मोतियाबिंद होती है दोस्तों बुढ़ापे जैसे होते जाता है ना, तो दोस्तों वो लेंस का सतह क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है दोस्तों, जब क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि इससे बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि दोस्तों आपका तैयारी जो है ना काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा क्लास को जरूर की करते हुए चलिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए ये जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं ना दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, गैल्वेनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको एसिड लेपन भी कहते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि साग सब्जियों को विघटित कर होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब जो भी साग सब्जी होता है ना दोस्तों, इसमें इसको विघटित होने की किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, विघटित हो जाएगा उष्मा के कारण। इसमें जैसे हीट पड़ते जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये विघटित होने लगेगा, मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो विघटित होता है ना दोस्तों, किसके कारण से होता है, जिसमें उष्मा का जरूरत होता है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद जो है ना दोस्तों लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको गर्म करेंगे, ये दोनों को गर्म करेंगे ना दोस्तों, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, लेड नाइट्रेट प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, NO2 और यहाँ पे O2 प्राप्त होगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है ना दोस्तों सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही कौन होगा दोस्तों, Na2CO3 10:2 होगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना दोस्तों धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होते हैं। इसको कैसे याद रखिएगा दोस्तों, धोने का जो सोडा है ना दोस्तों, कपड़ा को हम लोग जिस मतलब जैसे हम लोग धोते हैं कपड़ा को, तो यहाँ पे 10 अणु जल होता है दोस्तों। कितने अणु जल होता है, धोने के सोडे में जो जल होता है दोस्तों, कितने अणु जल होता है, 10 मतलब 10 अणु जल होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि समीकरण 2H2O + O2 टेंस टू 2H2O है एक। तो आपको हम पढ़ाए हुए हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए जो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है ना ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी पदार्थ जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। श्वसन यानी कि हम लोग सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भोजन ऐसे ही नहीं पचता, आप सांस श्वसन की क्रिया कीजिएगा तभी आपका भोजन पचेगा। ठीक है, यहाँ पे जब सांस अच्छा खासा चलेगा दोस्तों, यहाँ पे भोजन तभी पचता है। और दोस्तों यहाँ पे जो अवक्षेपण होती है ना दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता ऑक्सीजन का। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न आपको बताना है, कोई विलेन जो है ना दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं जो क्षार होते हैं दोस्तों, ये क्या इसका कार्य क्या होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और दोस्तों क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। और दोस्तों जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल का कार्य क्या होते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है दोस्तों, अम्ल करता है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है क्या होता है दोस्तों, 7 से कम होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना दोस्तों कितना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, 7 होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न यह कराएगी 41 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, निम्नांकित में से कौन लवण है। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट को पहचानना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जिसको कहेंगे, ये क्या है दोस्तों, लवण यानी कि सॉल्ट है। इनके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं HCl एक प्रकार का अम्ल है दोस्तों, और यहाँ पे NaOH और यहाँ पे NH4OH, ये क्या है दोस्तों, क्षार है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है ना वो किस रंग का होता है। तो आपको पता होना चाहिए खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है दोस्तों वो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है। इनका
प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और दोस्तों ये जो लाल रंग होती है ना दोस्तों, बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करती है। इन्हीं कारण से इसको जो है ना खतरे के सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो आकाश होता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए रफ्ताब दिखता है, रक्ताब, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, लाल कहेंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 44वां प्रश्न आपको बताना है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दोपहर के समय सूर्य जो है ना दोस्तों कैसा दिखता है, तो आपको पता होना चाहिए सफ़ेद दिखता है, पूरा वाइट दिखता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश होता है ना दोस्तों, इससे हमको कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। किसी भी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 46 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए, किसी भी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, टिंडल इफेक्ट कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो इंद्रधनुष होते हैं ना दोस्तों, इसमें कितने कलर होते हैं, तो इसमें 7 गो कलर होता है। क्यों कलर होता है, 7 गो कलर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, जो लाल कलर होता है ना दोस्तों, ये जो लाल कलर होता है इंद्रधनुष में, ये सबसे बाहर मतलब अंदर की ओर होती है। मतलब लाल कलर क्या होती है दोस्तों, बाहर की ओर होती है। और जो बैंगनी कलर होती है दोस्तों, इंद्रधनुष में क्या होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 100% ये सभी प्रश्न, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताते हुए चलिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले जो है ना सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग जो है ना दोस्तों सबसे पहले किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न एक रहा है कि मानव नेत्र कार्य करता है। ठीक है, तो फ्रेंड मानव नेत्र जो कार्य करती है ना दोस्तों, ये कैमरा की भांति कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करती है दोस्तों, कैमरा की भांति। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, जो आपका मतलब जो सॉरी यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हमारा जो नेत्र होता है ना, वो कितने मेगापिक्सल एरिया को कवर कर सकता है, तो 576 मेगापिक्सल एरिया को क्या कर सकता है दोस्तों, कवर कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश से पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो होती है दोस्तों, एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इस झिल्ली का नाम क्या होता है, वो आपको बताना है। तो इस झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, कॉर्निया कहेंगे, और यहाँ पे स्वच्छ मंडल कहेंगे। यानी कि ये दोनों कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना दोस्तों, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा प्रश्न ये कराए कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है ना काम में लाया गया लेंस कौन सा होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो उस व्यक्ति में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाईफोकल या फिर जिसे आप कह सकते हैं द्विफोक्सित लेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसमें दोनों लेंस लगा हुआ रहता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, जो श्वेत प्रकाश होते हैं ना, इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम का नियम किसने दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये ओम का नियम किसने दिया था, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जॉर्ज साइमन ने दिया था। किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ने। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में
पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए जो ना दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो आपको पता ये होना चाहिए, इस हम लोग जो ना दोस्तों परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 2024 के फाइनल मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है तो एमीटर का जो पाठ्यांक होता है ना दोस्तों, कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि BOT यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड BOT जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहेंगे। तो ये जो होते हैं ना दोस्तों, कितने होते हैं दोस्तों, 3.6 गुना 10 के बराबर 6 जूल होते हैं। ठीक है, 3.6 गुना 10 के बराबर 6 जूल होते हैं, यानी कि 36 लाख जूल के बराबर होते हैं एक BOT यूनिट। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में जो है ना किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना किस मेटल का बना होता है। तो ये जो होते हैं ना दोस्तों किसका बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, तो कांच का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, कांच का। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट किस तत्व का बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए, विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, जैसे कि आर्गन हो गया। ठीक है, ये सब गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो टंगस्टन धातु होता है ना दोस्तों, इसका गलनांक कितना होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, नाइक्रोम में जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, निकेल और क्या होते हैं दोस्तों, क्रोमियम होते हैं, निकेल और क्रोमियम। इसको जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति यानी कि कौन सा डिवाइस का उपयोग करेंगे, तो विद्युत फ्यूज का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है ना दोस्तों, कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 30,000 ओम होता है। कितना होता है दोस्तों, 30,000 ओम। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो जब भी हमारा शरीर गीला हो जाता है ना दोस्तों, उसमें जो प्रतिरोध होता है दोस्तों कितना होता है, 200 से 300 होता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट कौन उत्पन्न करती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि पृथ्वी का विभव होता है। तो फ्रेंड पृथ्वी का जो विभव होता है यानी कि जो पोटेंशियल होता है ना, वो कितना होता है, वही आपको बताना है। तो 0 होता है, यानी कि 0 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विद्युत विभव का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न एक रहा है कि विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो फटाफट से बताइए, विद्युत वाहक जो बल होते हैं ना दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताने का। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होते हैं। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, या फिर विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट होते हैं। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होते हैं, वाट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कैसा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो विद्युत धारा होती है दोस्तों, वो कैसा होती है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का जवाब बताते हुए चलेगा, क्योंकि आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं ना, ये सभी प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दोस्तों, वो क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, या फिर आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या फिर चालक पर बल उत्पन्न करती है, या फिर इसमें कोई भी घटना नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट से बताइए एक एक क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो होती है ना, चालक पर बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, धनात्मक तार कहेंगे, का रंग होता है। ठीक है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार यानी कि धनात्मक तार का रंग कैसा होगा दोस्तों, लाल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच मतलब जो है ना दोस्तों कितना विभवांतर होता है। तो देखिएगा हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच का जो विभवांतर होता है ना दोस्तों, कितना होता है, 220 विभवांतर होता है, 220 वोल्ट विभवांतर होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में पीएच जो है ना दोस्तों कितने प्रास के बीच कार्य करता है, कितने रेंज के बीच कार्य करता है। तो 7.0 मतलब 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है पीएच वैल्यू। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है ना दोस्तों, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका जो अणुसूत्र होता है क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों, NaHCO3 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो फटाफट से बताइए, यहाँ पे जो सबसे प्रबल लवण होगा ना दोस्तों, क्या होगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल लवण का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है, जो टूथपेस्ट होता है ना दोस्तों, वो प्राय कैसा होता है दोस्तों, लवण युक्त होते हैं, क्षारीय होते हैं या फिर अम्लीय होते हैं। तो फटाफट से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में जो वृक्क होते हैं, जो किडनी होते हैं ना दोस्तों, ये किससे संबंधित होते हैं, पोषण से होते हैं, या फिर श्वसन से होते हैं, या फिर उत्सर्जन से होते हैं, या फिर परिवहन से होते हैं। तो ये जो है ना दोस्तों उत्सर्जन से संबंधित होते हैं किडनी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है क्या क्या, CO2 आवश्यक होती है, क्लोरोफिल आवश्यक होती है, सूर्य का प्रकाश, यानी कि ये सभी आवश्यक होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे का जो पत्तियां होती है ना दोस्तों, हरा किसके कारण से दिखाई देता है, क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन क्या होते हैं दोस्तों, वृक्क होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अमीबा जो होते हैं ना, ये अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपात के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना मलेरिया परजीवी है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इनमें से कौन जो है मलेरिया परजीवी है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लाज्मोडियम, ये जो है ना दोस्तों मलेरिया परजीवी है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना फाइनली आपके लिए 2024 के लिए जो है ना 80 गेस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों, PDF मिलेगा, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट का
लिंक मिलेगा और यहाँ पे क्लास का लिंक मिलेगा। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।